नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर दिनांक 2 अगस्त 2025 के जो करंट अफेयर्स है उनकी कक्षा लेकर के मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम घनश्याम शर्मा है और वर्तमान में मैं सहकारिता विभाग में कार्यरत हूँ और 2021 बैच से मैंने सिलेक्शन लिया है। 2023 का जो इंटरव्यू है वो मैंने अभी फेस किया है, तो उसका रिजल्ट आना भी बाकी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हमारा एक कोर्स के बारे में जो कि आरपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में है। तो किसी भी एग्जाम की शुरुआत करने से पहले ये जरूरी है कि पीछे क्या पूछा गया है उसे हम समझ लें, और उसी में मदद करता है ये कोर्स। तो मात्र 200 रुपये में आपको ये अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे, तो वहां जाकर के 100 से ज्यादा पेपर्स की प्रैक्टिस आप इस कोर्स में कर सकते हैं, ताकि रोजाना अगर एक एक पेपर भी आप करेंगे तो आपके एग्जाम से पहले 3 से 4 बार आपकी ऐसी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी कि 25 से 30 क्वेश्चन जो कि अमूमन रिपीट होते हैं वो आप अच्छे तरीके से यहाँ से कर पाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के इस सेशन की। तो राजस्थान राज्य के 7वें वित्त आयोग जो है उसके गठन की अधिसूचना आज 2 अगस्त को जारी कर दी गई है, और जैसा कि आप देख सकते हैं अरुण चतुर्वेदी जी जो है उनको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है इस 7वें वित्त आयोग का। चलिए तो इस पर बहुत विस्तार से बात करते हैं। तो एक तरह की राजनीतिक नियुक्ति हुई है। तो वित्त आयोग का प्रावधान कहां पर है, तो आप सभी जानते हो आपके संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन बेसिकली जो तीसरा स्तर है शासन का उसको सुदृढ़ करने के लिए लाया गया था, उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए लाया गया था। वैसे तो आजादी की बाद से ही जो है ग्राम पंचायतों के और नगरीय निकायों की गठन की शुरुआत हो गई थी लगभग 1959 के साथ में। 2 अक्टूबर 1959 आप सभी जानते हैं नागौर में हमारे यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद से एक जिसको कह सकते हैं कि संवैधानिक बाध्यता के रूप में वो नहीं था, तो फिर बाद में बाध्यता बनाई गई और इन दोनों संशोधन के माध्यम से जो हमारे ग्रामीण निकाय हैं उनके लिए अनुच्छेद 243 आई और फिर उसके बाद में नगरीय निकायों के लिए 243 वाई के माध्यम से वित्तीय प्रावधान किए गए, वित्तीय सशक्तिकरण का प्रयास उनके लिए किया गया। और इसीलिए राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग के गठन की बात कही गई थी। इसी के अंतर्गत जो है हमारे राजस्थान में फिर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 73वें संशोधन के अधीन और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जो कि लेटेस्ट वर्जन है नगरपालिका के अधिनियम का, तो वो आपके 74वें संविधान संशोधन के अधीन जो है यहाँ पर लाया गया। और इसी के अंतर्गत जो राज्यपाल है उनको जो शक्ति प्राप्त है उसी के अंतर्गत 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। तो हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन किया जाना इसमें प्रस्तावित है। अंतिम जो हमारा वित्त आयोग था, छठा वित्त आयोग, वो 2025 तक मतलब 31 मार्च 2025 तक की अनुशंसा उसकी थी, उस अवधि के लिए वो था, और उसे माननीय श्री प्रद्युमन सिंह जो है उनकी अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था, जिसमें लक्ष्मण सिंह और जो लाहौटी हैं, ठीक है, उन दोनों को क्या बनाया गया था, सदस्य बनाया गया था। इस बार के में श्री अरुण चतुर्वेदी जी को अध्यक्ष बनाया गया है और श्री नरेश कुमार ठकराल जो कि सेवानिवृत्त आईएएस हैं उन्हें सदस्य सचिव के रूप में इसमें नियुक्त किया गया है। इसके कार्यकाल को जो है कुल मिलाकर के 1.5 वर्ष का रखा गया है और ये 5 साल मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेकर के और 31 मार्च 2030 की जो अवधि है उसके लिए अपनी अनुशंसाएं देगा। बेसिकली जब हम बात करते हैं किसी भी वित्त आयोग की, खास करके राज्य स्तर पे, तो इसका मूल काम होता है जो हमारे स्थानीय जो स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हुए न केवल उनके लिए संसाधनों की व्यवस्था करना बल्कि उसके साथ साथ वो अनुशंसाएं करना जिससे कि ये और सशक्त हो सके, अर्थात जो तीसरा स्तर हमारा जो लोकतंत्र का है उसे और बेहतर यहाँ पर किया जा सके शासन के स्तर के रूप में। तो ये बहुत सी अनुशंसाएं करता है कि किस प्रकार के करों का बंटवारा होगा, करों के राज्य के जो कर है उनमें से कितना हिस्सा उनको दिया जाएगा, कितनी राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी, उसका फिर जो है निकायों के बीच में किस तरह से बंटवारा होगा, ये सारी चीजें जो है हमारे यहाँ पर बताने का काम कौन करता है, वित्त आयोग यहाँ पर करता है। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ बात करते हैं। तो अगली खबर जो जुड़ी हुई है वो है परिसीमन और पुनर्गठन से, किसके, नगरीय निकायों के। तो नगरीय निकायों के परिसीमन और पुनर्गठन को लेकर के जो हमारे स्वायत्त शासन मंत्री हैं झाबर सिंह खर्रा, उनकी अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप कमेटी जो है उसको गठित किया गया था और इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट यहाँ पर जारी कर दी है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार अब राज्य में नए 2700 के करीब वार्ड जो है वो प्रस्तावित किए गए हैं और सभी नगरीय निकाय में, मैं क्या बोल रहा हूँ, नगरीय निकाय, जितने भी हमारे जो नगरीय निकाय हैं इनमें मिलाकर के कुल 10,175 वार्ड जो है वो होने वाले हैं। पहले कितने थे, 7,475।
तो 7,475 की जगह अब 10,175 वार्ड टोटल हो जाएंगे। नगरीय निकायों की संख्या जो 2019 में 196 थी वो बढ़कर के अब कितनी हो जाएगी, 309। नगरीय निकाय का मतलब हो गया आपकी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। तो अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके आधार पर इनको बनाया जाता है। पालिका कहाँ पर होगी, परिषद कहाँ होगी, और तो कोई उदीयमान क्षेत्र होते हैं उनको पालिका के रूप में, संक्रमणशील क्षेत्रों को आपकी परिषद के रूप में, और जो पूर्ण विकसित क्षेत्र है उनके लिए हम नगर निगम के प्रावधान देखते हैं। जो राज्य के 13 नगर निगम है उनकी जगह अब 10 ही नगर निगम होंगे। तो जो जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2 नगर निगम की अवधारणा वर्तमान में है उसको कम करते हुए कितना कर दिया जाएगा, एक एक नगर निगम इनको अब बनाया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें हमारे संभाग स्तर पे कि कितने कितने आपके यहाँ पर जो है प्रस्तावित होने वाले हैं, तो अजमेर में पहले 32 थे, वो अब कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। निकायों की संख्या की बात कर रहा हूँ। भरतपुर में 18 से 32 हो जाएंगे, बीकानेर में 30 से 37, जयपुर में 47 की जगह 91 नगरीय निकाय होने वाले हैं। जोधपुर में 26 की जगह 41, कोटा में 21 की जगह 28 और उदयपुर में 22 की जगह 28। इस तरह से कुल मिलाकर कितने हो गए, जैसा कि मैं बताया 306। ठीक है, सॉरी 309। तो 196 की जगह 309 हो जाएंगे और 13 की जगह 10 यहाँ पर होने वाले हैं। फाइनल और भी डेटा जब आएगा तब हम एक बार और इस पर बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट खबर देखते हैं। दोस्तों हाल ही में राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित एक राजीविका समूह के द्वारा बकरी के दूध से निर्मित जो है साबुन को तैयार किया गया है, और ये केमिकल फ्री है और अपने आप में एक महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि त्वचा के लिए काफी जो है लाभदायक होने वाला है। तो इसी पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। तो बांसवाड़ा जिले में एक स्वयं सहायता समूह है राजीविका के अंतर्गत। राजीविका कैसे काम कर रहा है ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। ठीक है, तो वहां से भी आप इसे जोड़ सकते हैं। तो राजीविका के अंतर्गत इन महिलाओं ने बकरी के दूध से जो है त्वचा के लिए फायदेमंद साबुन बनाए। तो जो मार्केट में जितने भी साबुन आते हैं वो दरअसल केमिकल्स, हानिकारक रसायनों से मिलकर के बनाए जाते हैं और कहीं ना कहीं भी त्वचा को रूखा और सूखा करने का काम करते हैं। लेकिन इस विश्व माता वंदन केंद्र डडुका गढ़ी जो बांसवाड़ा में स्थित है, वहां से जो हमारे आदिवासी महिलाएं जैसे कांता डामोर जनजाति से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, इन्होंने बताया कि बकरी के दूध को एक विशेष प्रक्रिया से गुजारने के बाद इसमें विटामिन और वैसलीन जैसी चीजें मिलाई जाती है, गुलाब जल मिलाया जाता है। इसी वजह से ये त्वचा को रूखा सूखा बनाने की जगह उसको मुलायम और कोमल बनाने में मदद करता है। तो दरअसल ये बात है महिला सशक्तिकरण की और नवाचार की कि कैसे स्थानीय उत्पादों का प्रयोग करते हुए इस तरह के नए प्रोडक्ट्स जो है बाजार में लाने का काम हमारे राजीविका के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों जिस खिलाड़ी को आप देख रहे हैं उनका नाम है रोशनी और इन्होंने भीलवाड़ा से संबंधित है और हाल ही में इन्होंने अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में जो है पदक अपने नाम किया है। तो चलिए इनके ऊपर बात करते हैं। अंडर 17 में वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में भीलवाड़ा के जवाहर नगर की अश्विनी विश्नोई, मैंने रोशनी बोल दिया, नाम क्या है, अश्विनी विश्नोई। अश्विनी विश्नोई ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। तो अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप जो है उसमें इन्होंने ये कमाल किया। ये पहली महिला हो गई है, पहलवान है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया था, एथेंस में। ठीक है, ग्रीस के एथेंस में जो है इसका आयोजन किया गया। 2 साल में इंटरनेशनल लेवल पर वो 5 गोल्ड जीत चुकी हैं। तो एक बहुत बेहतरीन उभरती हुई प्लेयर है और आने वाले समय में आपको हो सकता है कि जो एशियाई खेल है या फिर जो हमारे कॉमनवेल्थ खेल हैं या फिर जो ओलंपिक्स है वहां पर भी ये पदक जीतते हुए दिखाई दे। इन्होंने उज्बेकिस्तान की पहलवान को 3-0 से हराया और 65 किलो के भार वर्ग में इन्होंने भाग लिया। तो 4-5 चीजें याद करनी है। अंडर 17 अश्विनी विश्नोई भीलवाड़ा, उसके बाद में आपको याद करना है पहली महिला, उसके बाद याद करना है एथेंस में आयोजन हुआ, 65 वर्ग में भाग लिया, उज्बेकिस्तान की पहलवान को हराया और 3-0 से हराया। बस ये 5-6 फैक्ट है जो आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इनमें से कुछ भी आपको सेंटेंस बेस्ड पूछा जा सकता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारी राष्ट्रीय खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे कवच 4.0 की। तो भारतीय रेलवे जो है उसके द्वारा एक ऐसे डिवाइस को तैयार किया गया है जो RFID पर बेस्ड है और ये एक ही पटरी पर अगर ट्रेनें आमने सामने आ जाए तो उनको टकराने से रोकने का काम जो है करता है। तो चलिए इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। कवच भारतीय रेलवे का एक ऐसा मानक है या एक ऐसी प्रणाली है जो सबसे हाई स्टैंडर्ड पे है ट्रेन कोलिजन को रोकने के लिए, और इसे अभी हाल ही में
मुंबई दिल्ली का जो मार्ग है उसके मथुरा कोटा सेक्शन पर। तो देखो मथुरा कोटा सेक्शन में कोटा और मथुरा, तो मथुरा से कोटा आप जा रहे हैं तो एक तरह से राजस्थान वाला हिस्सा हो गया ना, तो राजस्थान का भी सीधा संबंध इसका हो गया। इस पर जो है इसको क्या किया गया है, चालू कर दिया गया है। कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित आरएफआईडी, आरएफआईडी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग, एक प्रकार का रेडियो तरंगों पर आधारित एक मानक है। जैसे फास्टैग आपने देखे होंगे, फास्टैग्स में भी आपके आरएफआईडी तकनीक का इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आरएफआईडी बेस्ड है और इसके माध्यम से जो है क्या किया जाता है, जो आपकी पटरी होती है उस पटरी पर जो है अलग अलग स्थान पर ये टैग्स लगाए जाते हैं। ठीक है, पटरियों पर या फिर रेलवे स्टेशन पर और हर जगह पे जहां पर उन आरएफआईडी टैग्स के माध्यम से स्कैन करते हुए सिग्नल्स भेजे जाते हैं किसी भी ट्रेन के आने और जाने से संबंधित। तो अगर इस तरह से तुरंत सिग्नल अगर भेजा जाएगा तो जो सेंट्रल सिस्टम है वहां पर अलर्ट जाता है, और इस तरह से अगर कोई दो ट्रेनें एक ही सामने सामने आए तो उस परिस्थिति में उनको टकराने से रोका जा सकता है। इसे सुरक्षा अखंडता स्तर 4, सिक्योरिटी लेवल 4 जो है, सिक्योरिटी इंटीग्रेशन लेवल 4 पर डिजाइन किया गया है, जो कि सुरक्षा का सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है। तो रेलवे के अंदर जो सबसे हाईएस्ट लेवल की जो सिक्योरिटी है वो आपके कवच में लागू की गई है। कवच की अगर भूमिका या पृष्ठभूमि की बात करें तो 2015 में इसका विकास करना शुरू किया था, 3 सालों तक इसका परीक्षण किया, बाद में दक्षिण मध्य रेलवे जो है उसमें इसको स्थापित किया गया और 2018 में इसको पहला प्रमाण पत्र भी दिया गया। इसके बाद इसके अपग्रेडेशंस किए गए और लेटेस्ट अपग्रेडेशन है कवच 4.0। ठीक है, तो मई 2025 में 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए इसको अनुमोदित किया गया और अब हमारे कोटा मथुरा सेक्शन पर जो है इसको लागू भी कर दिया गया है। तो ये हो गई कवच के बारे में जानकारी। अगला देखते हैं दोस्तों, हाल ही में रामसर कन्वेंशन जो है उसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 15वां सेशन आयोजित किया गया विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे, और इसके दौरान भारत ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसको यहाँ पर स्वीकार भी किया गया। आइए इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं और समझते हैं इसे। तो सबसे पहले तो देखते हैं ये रामसर कन्वेंशन क्या है। तो बेसिकली रामसर आपके ईरान में स्थित एक शहर है। ठीक है, और 1971 में यहाँ पर एक आर्द्र भूमियों को लेकर के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके तहत जो है विश्व भर की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे। एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी यहाँ पर बनाया गया था, जिसके अंतर्गत विश्व की कुछ ऐसी आर्द्र भूमियां जो खतरे का अनुभव कर रही है उनको दर्ज करना शुरू किया गया था। तो आर्द्र भूमियां बेसिकली आप मान के चलो कि 6 मीटर से कम गहराई वाले छिछले स्रोत है, जहां पर वर्ष के एक अवधि के लिए जो है जल विद्यमान होता है। तो एक तरह से ये जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संक्रमण वाले क्षेत्र हैं। जैसे आपके यहाँ पर केवलादेव हम देखते हैं, ठीक है, और हमारा क्या बोलते हैं सांभर झील है, इन दोनों को रामसर के अंतर्गत लिया गया है। हाल ही में अगर हम बात करें तो देश के जो 2 सबसे बड़े नए जो क्षेत्र हैं, खीचन और मेनार, उदयपुर के अंदर अगर हम देखें एक तो, और एक खीचन हमारा जो जोधपुर का जो क्षेत्र है फलोदी वाला, वहां पर इसको लिया गया है। तो ये 2 हमारे लिए गए, तो ये 90 और 91 बना। तो ये 4 अब राजस्थान में, तो इन क्षेत्रों को अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर वर्ष के एक समय तक यहाँ पर पानी होता है और बाकी समय ये पानी से रहित होते हैं। तो ये जलीय जीवन को और स्थलीय जीवन दोनों को एक तरह से यहाँ पर क्या देते हैं, विविधता और संरक्षण प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये जल स्तर को बढ़ाने में, जैव विविधता के संरक्षण में, इनमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें हमने आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए दीर्घकालिक जीवन शैली को बढ़ावा देने से जुड़ा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसका मतलब समझिए आप, आर्द्र भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग मतलब आजकल हम क्या कर रहे हैं कि इस तरह के जो एरियाज हैं उनको या तो लैंडफिल कर देते हैं या उनको भर करके या वहां से वनस्पति को नष्ट कर देते हैं, जो उस तमाम जैव विविधता को नष्ट कर देती है जो उस क्षेत्र में जीवन यापन करती है। अगर आप कभी भी अपने आसपास के किसी तालाब झील के किनारे देखेंगे तो आपको वहां बहुत से पक्षियों और जीव जंतुओं का डेरा देखने को मिलेगा, क्योंकि जल एकमात्र स्रोत है जिसके आसपास आपको जीवन देखने को मिलता है। मनुष्य प्राचीन काल से ही जल के जो स्थान है उन्हीं के आसपास अपने जीवन को या सभ्यताओं को स्थापित करता आया है। प्रस्ताव को 172 रामसर अनुबंध पक्ष जो पार्टीज हैं उनके द्वारा, 6 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा और बाकी के द्वारा भारी समर्थन दिया गया है। ठीक है, ये प्रस्ताव दीर्घकालिक उत्पादन एवं उपभोग पर जो एक 10 वर्षीय रूपरेखा बनाई गई है उस पर आधारित है। मतलब हमारे द्वारा जो भी उत्पादन किया जाए और जो भी उपभोग किया जाए वो क्षणिक न होकर के एक लंबी अवधि के लिए होना चाहिए, जिसका लाभ क्या वो हमें भी मिले और आने वाली पीढ़ियों को भी मिल पाए। ये प्रस्ताव मार्च 2024 में 6ठी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में स्वीकृत
जो एक प्रस्ताव था उसी पर बेस्ड है। तो यूनाइटेड नेशंस ने भी एक पर्यावरण सभा की थी, उसके अंतर्गत जो है जो प्रस्ताव लिया था उसी से अनुकूलता बनाते हुए इसको जोड़ने का प्रयास किया गया है। भारत की बात करें तो भारत के द्वारा मिशन सहभागिता और आर्द्रभूमि बचाओ ये अभियान चलाए गए हैं, जिनसे लोगों को जोड़ा भी गया है। और अब तक जो है 1,70,000 से ज्यादा आर्द्र भूमियों का मानचित्रण भी हमारा हुआ है और लगभग 1,20,000 से ज्यादा आर्द्र भूमियों को हमने स्पष्ट रूप से सीमांकित करने का काम भी यहाँ पर किया है। अगर हम बात करें भारत की तो जून 2025 तक भारत में 91 रामसर स्थल जोड़े जा चुके हैं और अब हम भारत में एशिया जो है, एशिया में भारत सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला है और विश्व स्तर पर तीसरा है। ये लाइन आप याद कर लो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी परीक्षा में पूछ ली जाएगी। ठीक है, जून 2025 में राजस्थान से 2 आर्द्र भूमियां जोड़ी है, खींचन और मेनार। इसी तरह से फरवरी 2025 में 4 नए क्षेत्र जोड़े थे। तमिलनाडु का पक्षी अभ्यारण्य था, एक दूसरा विपक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का था, और सिक्किम और झारखंड के एक स्थल जो कि सबसे पहले स्थल थे उन राज्यों के लिए, वो भी यहाँ पर जोड़े गए थे। ठीक है, इससे पहले भी और जोड़े जाते रहे, लेकिन 2025 का तो एटलीस्ट हमको याद होना चाहिए। तो इस साल कुल मिलाकर के अब तक 6 नए स्थल जोड़े जा चुके हैं। क्लियर है? तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप केवल ये पढ़कर ना रह जाएं कि COP15 जो है विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे हुआ, उसके आगे पीछे की और भी बातें या रामसर से जुड़ी और क्या लेटेस्ट हमारे पास है, उस चीज को आपको इसी तरह से याद करके चलना है, ताकि आपको अलग से उसके लिए कोई और मेहनत करने की या फिर तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। केवल करंट अफेयर्स पढ़ते हुए ही आपका सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा कवर अप हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रक्त मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ये बहुत से विभिन्न कार्य करता है, आपके सिलेबस का हिस्सा भी है। तो बात करें तो हाल ही में भारत के कर्नाटक में एक महिला में एक रेयर ब्लड ग्रुप को खोजा गया है, जो पहली बार देखा गया, अर्थात इससे पहले इस ब्लड ग्रुप को कभी किसी व्यक्ति में नहीं देखा गया। अब तक जो रेयर ग्रुप थे उनमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप और गोल्डन ब्लड ग्रुप को जो है सबसे रेयर माना जाता था, लेकिन अब ये पहला केस है विश्व का जहां पर इस महिला में इस दुर्लभ रक्त की जो है उपलब्धि देखी गई है। चलिए इस पर हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो कर्नाटक के कोलार जिले में, कहां पर? कर्नाटक के कोलार जिले में आपके ये जो है मिली है, जस्ट अ मिनट, हाँ। तो हम बात कर रहे थे कर्नाटक के जो कोलार जिला है, इस कोलार जिले में आपके इस 38 वर्षीय महिला में दुनिया का एक नया रक्त समूह पाया गया जिसे हमने बोला है CRIB। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था रक्त समूह का निर्धारण कैसे होता है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, हमारी जो RBC होती है, रेड ब्लड जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उन सेल्स के ऊपर विभिन्न प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, और उस एंटीजन की उपलब्धता के आधार पर ही हम किसी भी रक्त को या रक्त की जो है प्रकारों को देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में ABO रक्त समूह हम देखते हैं, अर्थात A एंटीजन, B एंटीजन या फिर दोनों में से कोई नहीं, उसको O कहते हैं, 0 या O कह सकते हैं ना। तो किसी रेड ब्लड कार्पल पर A एंटीजन का होना या B का होना या दोनों का होना या दोनों का नहीं होना, ये सबसे बड़ा वर्गीकरण का आधार होता है। इसके बाद एक हम RH फैक्टर की बात करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का एंटीजन है जिसके आधार पे हम ब्लड को डिवाइड करते हैं। तो 80-20 का रेशियो इसमें माना जाता है, लगभग दुनिया के 80% RH पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए हम इन सभी ब्लड ग्रुप के आगे पॉजिटिव या नेगेटिव लगाते हैं। तो RH की उपलब्धता के आधार पे प्लस माइनस हम इसमें कर देते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत से जो है ऐसे एंटीजन पाए जाते हैं जिनके आधार पे हम इसका वर्गीकरण करते हैं, और इस तरह से लगभग दुनिया में 42 से ज्यादा रक्त वर्गीकरण के समूह हमको देखने को मिलते हैं। अब ये जो मिला है इसकी अगर हम बात करें, इसको नाम हमने दिया है CRIB, तो उसका एक कारण है वो भी हम समझेंगे। लेकिन ये देखिए कि इसका जो रक्त समूह था वो था ORH पॉजिटिव, मतलब O पॉजिटिव रक्त समूह इसका था सामान्य जब उसका टेस्ट किया गया। लेकिन जब उसको ब्लड चढ़ाने की बात की तो कोई भी O पॉजिटिव यूनिट उनके शरीर से मेल नहीं खा रही थी। मतलब उनको जब मिलाया गया, उस ब्लड को जब मैच किया गया तो वहां पर वो मैचिंग नहीं हो पाया, और जब मैचिंग नहीं हुआ तो उसको एडवांस जो है टेस्टिंग के लिए कहां भेजा गया? ब्लड ग्रुप रेफरेंस लेबोरेटरी जो है इंटरनेशनल ब्रिस्टल में है, वहां पर इसको भेजा गया। और वहां पर इसका जब आणविक या मॉलिक्यूलर टेस्टिंग जब की गई तो उसके बाद पता चला कि एक नया एंटीजन इनके ब्लड सेल्स पर पाया गया, जिसके आधार पर इसको CRIB नाम दिया गया। CRIB क्या है तो उसका भी वर्गीकरण हम देख सकते हैं। CR का मतलब होता है क्रोमर। क्रोमर एक तरह का
रक्त समूह प्रणाली है, ठीक है। और आईबी का मतलब है इंडिया बेंगलुरु। तो क्रोमर रक्त समूह बेसिकली एक वर्गीकरण है, जैसे हम एबीओ वर्गीकरण देखते हैं उसी तरह से क्रोमर वर्गीकरण भी है, उसी के अंतर्गत इसको रखा गया है। और इसमें भी क्योंकि इंडिया के बेंगलुरु में इसको खोजा गया है तो इसको नाम दिया गया CRIB, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो जून 2025 में जब मिलान इटली में एक इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कांग्रेस हुई, उसमें यह घोषणा की गई कि एक नए ग्रुप की खोज यहाँ पर की गई है। और इसके बाद में हमारा जो कर्नाटक जो बेंगलुरु का टीटी के ब्लड सेंटर है, उसने कर्नाटक स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और मुंबई की जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसका एक इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी। इम्यूनोहेमेटोलॉजी बेसिकली ब्लड से रिलेटेड जो भी रिसर्च होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो उसके द्वारा एक रेयर डोनर रजिस्ट्री हमने बनाई है, ताकि इस तरह के कोई भी ब्लड ग्रुप अगर उसका कोई ब्लड धारण करने वाला व्यक्ति हो तो उसकी पहचान की जा सके, और जब जरूरत हो भविष्य में उस व्यक्ति का रक्त जो है उपलब्ध कराया जा सके ऐसे लोगों की। क्योंकि इस तरह के रेयर ब्लड ग्रुप वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जब उनको रक्त आदान की जरूरत पड़े तो उनको रक्त यहाँ पर नहीं मिल पाता। होता क्या है, तो रक्त आदान जो है, रक्त आदान का मतलब होता है जरूरत पड़ने पर या चोट या किसी भी स्थिति में, प्रसव के दौरान, ऐसी स्थिति में अलग से रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया को रक्तदान कहा जाता है। रक्तदान जब किया जाता है शरीर में तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी रेड ब्लड सेल को जब शरीर में डाला जाता है, या उसको जब शरीर में डाला जाए और अगर उस पर कोई ऐसा एंटीजन पाया जाए जो कि उस शरीर में ब्लड ग्रुप में नहीं है, तो फिर क्या होगा, उस शरीर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं, और ये एंटीबॉडीज उन्हें बाहरी कारक मान के नष्ट करना शुरू कर देती है। हालांकि इनमें से अगर कम मात्रा में हो तो हमारा जो लीवर और बाकी चीजें, किडनी जो है वो उसको उस ऐसे रक्त को, जो खराब नष्ट किए हुए रक्त को छान सकती है। लेकिन अगर ये बहुत बड़े मात्रा में आदान किया जाए तो फिर हमारे लीवर और किडनी और इन सबके फेल होने की समस्याएं देखने को मिलती। बेसिकली किडनी जो है, जिसका काम इसको छानना होता है या फिर एक तरह से रिफाइनिंग का काम वो करता है, उसको जो है नुकसान पहुंचने की बात होती है, और ऐसे में लोग की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए गलत रक्त चढ़ाए जाने पर आपने लोगों की अक्सर मृत्यु होने की बात सुनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना के एक और नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट हिमगिरी जो है, उसको हाल ही में आधिकारिक रूप से नौसेना को सौंप दिया गया है, जो कि इस श्रेणी का तीसरा जहाज है। चलिए इस पर हम थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। तो नीलगिरी श्रेणी परियोजना 17A है। तो दो परियोजनाएं बेसिकली हमारी है, एक परियोजना 17 है और एक 17A है। जब परियोजना 17 की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी बेसिकली हमारी एक पुरानी जहाजों की श्रेणी थी, जिसके उन्नत रूप के अंतर्गत हम उसको प्रोजेक्ट 17 में दोबारा डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह से नीलगिरी श्रेणी जो है ये हमारी 17A। तो नीलगिरी भी पहले के जहाज हुआ करते थे, उसमें एक पूरा बेड़ा था जहाजों का, लेकिन उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह नए अत्याधुनिक जहाजों को स्थान दिया जा रहा है। ठीक है, तो नीलगिरी श्रेणी परियोजना 17A इसका नाम है। दोनों आप याद कर सकते हैं, बहुत से अलग अलग है। जैसे हमारे पनडुब्बियों के लिए प्रोजेक्ट 75 आपने सुना होगा, ठीक है। इसी तरह से इन फ्रिगेट्स के लिए 17 और 70A, शिवालिक और नीलगिरी, ये दो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें तीसरा जहाज, जबकि GRSE अर्थात गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया पहला जहाज। तो 7 जहाज टोटल बन रहे हैं। 4 जहाज मुंबई डॉकयार्ड के द्वारा बनाए जा रहे हैं, ठीक है, और 3 जहाज जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं, कोलकाता वाले के द्वारा, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो पहला जहाज है ये, जिसको नाम दिया गया हिमगिरी, और ये भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। 3 चरण होते हैं इंट्रोड्यूस करने के बाद में, पहले उसकी फिर टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग होने के बाद फिर नौसेना को सौंपा जाता है, ठीक है। तो लॉन्चिंग अलग चीज होती है, फिर उसकी टेस्टिंग अलग होती है, और फिर उसके बाद उसको अडॉप्ट करना और सर्विस में लेना, ये इसमें सम्मिलित होते हैं। तो P-17A जहाज की बात करें तो इनमें उन्नत हथियार है, सेंसर शूट है, इनमें इंटीग्रेटेड जो जितने भी मिसाइल मैनेजमेंट सिस्टम पूरा है, ठीक है। डीजल या गैस प्रोपल्शन पर ये आधारित है, दोनों पर चल सकते हैं, डीजल पर भी और गैस पर भी, ठीक है। इसमें सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, 76 मिलीमीटर की गन है, और रैपिड फायर के क्लोज इन हथियार इसमें लगे हुए हैं। इसका लगभग 75% से ज्यादा हिस्सा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। अब अगर हम बात करें तो टोटल 7 हमारे जो इसके अंतर्गत बन रहे हैं वो है नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी। तो हमारे जितने भी पर्वत हैं उन्हीं के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं। आप देख सकते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा 4 का निर्माण हो रहा है, जबकि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के द्वारा 3 का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर लेट डाउन मतलब इनको आधारशिला रखना बनाने के लिए, लॉन्च मतलब इनको समुद्र में लॉन्च कर देना,
और कमीशनिंग मतलब नौसेना के द्वारा इसको ले लेना। तो यहाँ पर एक्टिव में आप देखोगे ना तो कितने दिखेंगे आपको, आप देखिए यहाँ पर 15 जनवरी 2025 को नीलगिरी को कमीशन कर दिया गया था। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है 1 अगस्त 2025 को आपका हिमगिरी भी क्या हो चुका है, सम्मिलित किया जा चुका है। ठीक है, और उदयगिरी इससे पहले हो चुका है। तो उदयगिरी, नीलगिरी और हिमगिरी ये 3 अब तक जो है क्या हो चुके हैं, डिलीवर हो चुके हैं। इनको सेना में ले लिया गया, नौसेना में। बाकी जो है वो निर्माण भी हो चुके हैं, कुछ कुछ लॉन्च हो चुके हैं। तो लॉन्चिंग तो लगभग सभी की हो गई है। ठीक है, चारों की आप देख सकते हैं, चारों को यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में जो हमारे बच्चे और जो महिलाएं हैं उनको बीमारियों से बचाने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए, एक प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास करने के लिए, टीकाकरण के लिए सघन हमारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे। मिशन इंद्रधनुष एक ऐसा कार्यक्रम था जिसकी शुरुआत इसके लिए की गई थी। और अभी हाल ही में लोकसभा में एक चर्चा के दौरान ये बताया गया कि इस मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 11 बीमारियों का जो है टीकाकरण किया जाता है। तो मुझे लगा कि इस पर बात कर लेनी चाहिए। तो बेसिकली मिशन इंद्रधनुष आपके 2 हैं, एक आपके स्वास्थ्य क्षेत्र में टीकाकरण से जुड़ा हुआ है और एक मिशन इंद्रधनुष जो है बैंकिंग सेक्टर में किए गए जो रिफॉर्म्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो उसमें भी 7 अलग अलग कदम बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म के लिए उठाए गए थे। तो अगर दोनों ही ऑप्शन दिखते हैं तो दोनों ही आपके लिए सही होते हैं। 11 टीकों में आपके हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, आपको पोलियो पिलाया जाता है, जो बैसिलस कैलमेटिगुरिन वैक्सीन बीसीजी का टीका जिसको हम बोलते हैं, पोलियो वैक्सीन इंजेक्शन आईपीवी बोलते हैं, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो न केवल ओरल पिलाया जाता है बल्कि उसके साथ साथ इंजेक्शन के रूप में भी दिया जाता है। पेंटावेलेंट वैक्सीन जो 5 बीमारियों से बचाव करती है। ठीक है, रोटा वायरस वैक्सीन बेसिकली बच्चों के जो पेट या दस्त से जुड़े हुए जो बीमारियां होती है उनके लिए है। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो आपके न्यूमोनिया बच्चों को हो जाता है उसके लिए है। खसरा और रुबेला के लिए वैक्सीन। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, ठीक है, तो ये डिप्थीरिया काली खांसी और पर्टुसिस और टिटनेस जो कई बार चोट लगने से आपके एक वायरस जनित रोग है। टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन वो भी इसमें सम्मिलित है। और अंत में है जापानी एंसेफेलाइटिस वैक्सीन जिसमें आपने देखा लोगों को हाथी पांव या पैर बहुत भारी मोटा हो जाता है, वो वाली बीमारी। तो ये सारी बीमारियों के लिए टोटल 11 टीके हमारे यहाँ पर वर्तमान में मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित है। देश में टीकाकरण को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी बात करें तो राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर टीकाकरण के लिए वर्कफोर्स गठित की गई है, कार्यबल गठित किए गए। ये कार्यबल लगातार अपने स्तर पर जो है टीकाकरण कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्र में निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। इसके बाद में दूसरी चीज होती है कि लोग भी आए, लोग जाएं और टीकाकरण से डरे नहीं बल्कि टीकाकरण की ओर आगे बढ़े। तो उसके लिए जागरूकता, सामाजिक लामबंदी, पारिवारिक स्तर पर संवाद करना, मीडिया में, सोशल मीडिया में प्रचार करना, ये सारा सम्मिलित है। इसके अलावा बार बार जो है कैचअप टीकाकरण अभियान लगाए जाते हैं, कोई एरिया छूट जाए। सघन मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से ऐसे क्षेत्र जहां पर टीकाकरण बहुत कम है वहां पर डेंसली जो है लगातार प्रयास करते हुए टीकाकरण करवाना, कम कवरेज वाले छूटे हुए बच्चों में टीकाकरण पर जोर देना। इसी तरह से ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस का आयोजन भी गाँव में किया जाता है, उस दिन भी टीकाकरण लगाए जाते हैं, जैसे कि बुधवार का दिन या शनिवार का दिन टीकाकरण के लिए रखा जाता है। टीकाकरण कार्यक्रमों को डिजिटली रजिस्टर करने के लिए हमारे यहाँ पर जैसे पहले कोविन प्लेटफॉर्म आया था कोविड-19 के लिए, उसी तरह से यूविन करके एक पोर्टल आया है और यूविन पोर्टल पे प्रत्येक टीकाकरण की जानकारी संग्रहित की जा रही है। तो एक रजिस्ट्री आधारित डेटाबेस इसका पूरा तैयार हो रहा है ताकि हमारे देश में कितने बच्चों का इम्यूनाइजेशन हो चुका है उसका हमें पता रह पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है उनकी घोषणा कर दी गई है। ये अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड से अलग है, ये भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र जो अवार्ड्स हैं और ये बहुत ही विशिष्ट माने जाते हैं। और किंग खान जो है भारतीय सिनेमा के, उनको 40 सालों के अपने करियर के बाद पहली बार यहाँ पर फिल्म फेयर अवार्ड जो नेशनल अवार्ड है उससे नवाजा गया है। तो इस बार के ये अवार्ड जो है बेसिकली 2023 में जो फिल्में आई थी उनके लिए दिए गए हैं। तो दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में जो इस जूरी के चेयरमैन थे, जिनका नाम है आशुतोष गोवारिकर, जिन्होंने लगान जैसी महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण किया है, स्वदेश बनाई थी इन्होंने, ठीक है, तो इनके द्वारा 71वें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड का ऐलान किया गया है। तो 2023 की फिल्मों के लिए दिया है, ये लाइन याद कर लो क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ ले। अब कुछ चीजें देख लेते हैं। तो शाहरुख खान को 33 साल के करियर में पहली बार बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। इन्होंने अपना करियर 1992 में शुरू किया था, जब आप में से ज्यादातर लोग पैदा हुए थे, ठीक है। तो
इनको बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड यहाँ पर मिला फिल्म जवान के लिए। विक्रांत मैसी जिन्होंने 12th फेल जैसी अल्टीमेट मूवी बनाई, जिसने एक तरह से दिखाने का प्रयास किया किसके जीवन को, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के बालक के जीवन को, जिसने आईपीएस बनने के एक दुर्गम अभियान पर वो चला, लक्ष्य पर चला और उसने उसको पूरा भी करके दिखाया। रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें देखो याद करने के लिए बहुत सी चीजें हैं और पूरी की पूरी लिस्ट है, मैं आपके लिए यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट छोड़ करके जा रहा हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट लिस्ट आपको यहाँ पर याद करनी है, 1, 2 और 3 पेज की, ठीक है। अब इसमें कुछ एक चीज है, ये गॉड वल्चर एंड ह्यूमन ये करके जो एक डॉक्यूमेंट्री है, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री, ये जयपुर के एक व्यक्ति ने बनाई है। हालांकि मेरे दिमाग से ये चीज रह गई, मुझे पता था इस खबर को लेना था लेकिन वो छूट गया है, तो मैं इसे या तो कल की क्लास में कवर कर दूंगा, ठीक है, या फिर आप लोगों को टेलीग्राम पे ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो गॉड वल्चर एंड ह्यूमन ये जयपुर के एक राजस्थान से जुड़े हुए एक व्यक्तित्व है जिन्होंने इसको बनाया है, ठीक है। और इसके अंतर्गत इन्होंने जो अंगदान से जुड़ा हुआ कोई मामला है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर तो मैंने उसको पढ़ा था, लेकिन वो मैं किसी वजह से मैं नहीं कर पाया उससे कवर अप, वो हम आगे कर लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, ये डॉक्यूमेंट्री जो है इसको आपको ध्यान रखना, ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है, तो राजस्थान के करंट में हम इसको अलग से ले लेंगे। चलिए अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर, 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव। तो 17वां चुनाव है उपराष्ट्रपति का, वैसे तो होना था 2027 में, लेकिन 22 जुलाई को उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद अब चुनाव आयोग को चुनाव करवाना पड़ रहा है। 7 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आएगा, 21 अगस्त को नामांकन, 9 सितंबर को वोटिंग और रिजल्ट होने वाला है। थोड़ा सा विस्तार से इसको देख लेते हैं क्या क्या कुछ होने वाला है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के, उन्हीं के अधीन ये चुनाव किए जाते हैं। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को इस्तीफा दिया, 22 जुलाई को स्वीकार हुआ और जो कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक होना था वो 2 साल पहले ही खत्म हो गया। क्या प्रक्रिया ये समझते हैं चुनाव की, वो ज्यादा जरूरी है, पूछी जाएगी। तो सबसे पहले क्या होता है, निर्वाचक मंडल की लिस्ट बनती है, मतलब कौन कौन वोट करेगा। वोट कौन करता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों के निर्वाचित और नामित दोनों सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम देखें तो वर्तमान में हमारी लोकसभा में और राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 788, ठीक है। कैसे, 543 प्लस 245, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं इसको। अब इसमें अगर देखिए तो ये 233 प्लस 12 है, तो 233 प्लस 12 है, ये 543 लोकसभा में, 245 राज्यसभा में, तो टोटल कितने हो गए, 788। अब इनमें से 5 सीटें राज्यसभा में खाली है और 1 सीट आपकी लोकसभा में खाली है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो जीत के लिए कितनी सीटें हो गई, 782 सीटों पर 83 सीटों पर मुकाबला होगा, ठीक है। 5-6 खाली है ना 782 सीटों पर, और 782 का आधा होता है 391। तो जीत के लिए चूंकि 50% सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी, मतलब प्रथम वरीयता के वोट मिलने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की गुप्त मतदान प्रणाली से इसके अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत पद्धति से वोटिंग होती है। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, मान लो कि 1, 2 या 3 जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए आपको एक पत्र मिलता है, ठीक है, निर्वाचन के लिए, और उसमें आपको वरीयता के आपके मत हैं, तो आपको देना पड़ता है कि पहली वरीयता पर आप किसको रख रहे हैं, दूसरी पर आप किसको रख रहे हैं, तीसरी पर आप किसको रख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में जो प्रथम वरीयता के मत हैं उनकी गिनती होती है प्रत्येक व्यक्ति के, जिसको मान लीजिए किसी को प्रथम वरीयता के 44% मत मिल गए तो 50% नहीं मिल पाए, तो ऐसे में क्या करेंगे, जो अंतिम प्रथम वरीयता वाला जो भी व्यक्ति है, मान लो 1, 2, 3, 4 आपके कैंडिडेट रहे, लास्ट वाले को 7% मत मिले, तो इसके जो 7% मत है ना ये क्रॉस कर दिए जाएंगे और फिर इसके जितने भी मतपत्र हैं उनमें जो सेकंड वरीयता के मत है वो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, जब तक कि मामला 50% पर ना पहुंच जाए। जैसे ही 50% से ऊपर होगा व्यक्ति को चुनाव में घोषित कर दिया जाएगा। ये तब किया जाएगा जब एक से ज्यादा उम्मीदवार हो, अगर एक ही उम्मीदवार हो तो निर्विरोध निर्वाचन यहाँ पर उसका कर दिया जाता है। हालांकि ऐसा जनरली चूंकि यहाँ पर बीजेपी के पास में वर्तमान में बहुमत है, तो आसानी से उनके द्वारा जो भी कैंडिडेट उतारा जाएगा, गठबंधन जो एनडीए का है, तो एनडीए और यूपीए 2 गठबंधन है, तो एनडीए के द्वारा जो भी उतारा जाएगा, या यूपीए नहीं कहेंगे हम, इंडिया गठबंधन कहेंगे, इंडी गठबंधन जिसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर है किस तरह से आपके चुनाव होने वाले हैं।
एक अंतिम जो है वो मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूँ, कितना क्या बहुमत है कितना है वो आपको ध्यान रखना है। चलिए अंत में एक छोटी सी चीज और देख लीजिए, ये एक मुझे स्लाइड मिली। तो बेसिकली 25% का जो आपके टैरिफ लागू किया गया है ट्रम्प के द्वारा, मैं उस खबर को इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो टाइम वेस्टिंग है। हम सब जानते हैं 25% लागू हो गया, जिस दिन लागू होगा उस दिन हम उस खबर को ले लेंगे, अभी वो बातें ही चल रही है। तो एक कहा गया कि भारत की जो इकोनॉमी वो डूबती है, डेड इकोनॉमी के रूप में उन्होंने कहा है। तो आ, वो एक बहुत गलत है क्योंकि 6.7% की सर्वाधिक दर के साथ भारत इस समय वृद्धि कर रहा है, ये हम सभी जानते हैं। दूसरी बात यहाँ पर एक निर्यात की वो दे रखी है कि भारत किस देश को कितना निर्यात कर रहा है, ठीक है। तो अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड, ब्रिटेन, चीन, सिंगापुर, सऊदी अरब और बांग्लादेश, ये 4 देशों का इसमें नाम दिया है। और आप देख सकते हैं भारत के निर्यात में इनका अलग अलग हिस्सा है। सर्वाधिक अमेरिका, फिर यूएई, फिर नीदरलैंड। तो आपको ये 3 देश तो वैसे ही याद रखने हैं, ठीक है। और इनके साथ जो व्यापार है वो किस तरह से बढ़ रहा है घट रहा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ डेटा है जो डेटा आपको याद होना चाहिए, जो अक्सर क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है कि भारत का सर्वाधिक निर्यात जो है किस देश को जाता है। तो हमको पता होना चाहिए कि अमेरिका को हम लगभग हमारा 20% निर्यात यहाँ पर करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये थे आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे लगे होंगे। वो तो आप खैर लाइक करके मुझे बता ही दोगे, बाकी शेयर कीजिए, कमेंट्स अपने जितने भी है वो आप मुझे दे सकते हैं। बने रहिए इसी तरह हमारे साथ, देखते रहिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जाइए, आपको जुलाई महीने की भी पीडीएफ पूरी कंप्लीट जो है हमने डाल दी है। तो जून और जुलाई 2 महीने की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल चुकी है। इसी तरह से रूटीन में आप तैयारी करते रहिए, आपको बहुत मदद मिलेगी आने वाले टाइम में भी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।